अदबी दुनिया के प्रीमियर प्रोजेक्ट्स जैसे आग का दरिया, तारीख़ अदब उर्दू और राजा गिद्ध वगैरह को स्पॉन्सर करने के लिए आप हमसे हमारी मेल आईडी adbiduniya@gmail.com पर राब्ता कायम कर सकते हैं। दुनिया भर की ज़बानों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारे नए चैनल तर्जुमा को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अदबी दुनिया और तर्जुमा की फ़ाइल्स को किसी रुकावट के बगैर स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पर भी सुना जा सकता है। शुक्रिया। राजिंदर सिंह बेदी की कहानी हमदोश। सतही नज़र से तो यही दिखाई देता है कि मरकज़ी शिफा खाने के उन लोगों को जिनकी निगरानी में बहुत से नाउम्मीद और पुरुम्मीद मरीज़ रहते हैं, मसावात पर बहुत यकीन है। वो हर छोटे बड़े को बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत 30-30 गिरह के खुले पाँचों का पाजामा और खुले खुले बाजुओं वाली कमीज़ पहना देते हैं, जिनसे एक ख़ास किस्म की सोंधी सोंधी नामानूस सी बू आती है। कमीज़ घुटने से भी 6 गिरह ऊंची होती है, बाज़ वक्त इतनी ऊंची कि आज़ार बंद भी दिखाई देने लगता है। मरकज़ी शिफा खाने और मरकज़ी जिंदान खाने के मकीनों की पोशिश में फ़र्क ही क्या है। यही ना कि शिफा खाने के मकीनों की पोशिश कदरे मटियाली रंगत की मगर उजली होती है, लेकिन जिंदान खाने के बदनसीब बसने वालों की कसीफ़ व सियाह पोशाक को शायद ही कभी धोबी का मुंह देखना नसीब होता है। शिफा खाने में इन 30-30 गिरह के खुले पांचों और ढीली ढाली कमीज़ों में ढके हुए बदन भी एक ही साख्त के होते हैं। जिस्मानी लिहाज से कोई कदरे फरबा या कोई बहुत लागर हो तो हो, लेकिन मुंह पर एक ही सी जर्दी छाई होती है। एक ही खौफ या अंदेशा होता है जो हर एक के दिल में इस्तिराब पैदा किया करता है। क्या हम मौत के इस गार पर से जिंदा सलामत गुजर जाएंगे? और यही सोच इन गरीबों पर रातों की नींद हराम कर देती है। सूरज डूबने को है। शिफा खाने के अहाते की मरम्मत तलब दीवार पर ममोले की मादा अपने अंडों के खोल बनाने के लिए चूना कुरेदने आती है, और उसी वक्त इन्हीं 30-30 गिरह के खुले पायचों और ढीली ढाली कमीसों में बेरंगो रूप चेहरों वाले लोग हुक्म इम्तनाई के बावजूद शिफा खाने के अहाते की मरम्मत तलब दीवार पर तंदुरुस्ती का नज़ारा करने आते हैं और घंटों हसरत के आलम में उस मुतहर्रिक ज़िंदगी का तमाशा करते हैं। शिफा खाने के सामने एक बिसाती की दुकान पर चंद नौजवान लड़कियों का जमगठा है। उनकी रंगारंग साड़ियों के पल्ले बेबाकाना तौर पर सर से उड़ रहे हैं। कोई हिमानी की खरीदार है और कोई जीनत की और कोई कोटी की। दुकान के ऊपर छत पर प्रोफेसर की बीवी चिक के पीछे अपने लबों पर से लिपस्टिक की उड़ी हुई सुर्खी को दुरुस्त करती हुई धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है। मेरा साथी अजीमुद्दीन खेड़ा मुगली का रहने वाला है। मुगली प्रोफेसर की हसीन बीवी को देखकर एक लम्हे के लिए अपने कार बंकल बल्कि वजूद तक के एहसास से बेनियाज होकर कहता है, क्या उसके लबों पर से सुर्खी उड़ गई थी? देखते नहीं, अभी प्रोफेसर के कमरे से बाहर आ रही है और हश हश हश। और हमारा दूसरा साथी अश्चरज लाल फिर हमें फना के आलम में ले आता है। सड़क पर एक सब्ज ओपल कार पूरे जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजरती है। उसमें बैठे हुए दो बूढ़ों की निगाहें तांगे में जाती हुई दुल्हन की सुर्ख चूड़ियों में पेवस्त हैं, और दुल्हन की निगाहें सड़क के किनारे पर पड़े हुए कूड़े क्रिकेट के ढेर पर जम रही हैं। चंद एक ओबाज छोकरे अपने मखसूस बेपरवायाना अंदाज से टप्पे गाते हुए सिनेमा की तरफ लपके जा रहे हैं, और उनसे कुछ हटकर संभल संभल कर चलते हुए एक साधु महात्मा है जिनका एक एक कदम शांति के तजस्सुस में उठता है, वो शांति और सुकून जो कहीं नहीं मिलता। शिफा खाने के फाटक पर वो दो ख्वांचा वाले गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। वो दोनों बैक साथ दरवाजे के ऐन बगल में अपना ख्वांचा रखना चाहते हैं। कमज़ोर ने पीछे हटकर तनुमंद को एक पत्थर मारा है। अरे ओ बेसब्रो कनात लोगों, सेहत की इस थोड़ी सी खुशी से जो तुम्हें आरियतन दी गई है, क्यों मुस्तफीज़ नहीं होते? अरे देखते नहीं, हम तुम्हारे भाई कितने हिरमा नसीब हैं। हाँ भाई, ये सब तंदुरुस्ती की बातें हैं, अश्चरज लाल कहता है। शायद हम भी तंदुरुस्त होकर ऐसा ही करें। फिर खेड़ा मुगली उस कब्रिस्तान की तरफ जो शिफा खाने के करीब वाक़ है देख कर चौंक उठता है और कहता है, कल हमारे ही कमरे में 7वीं चारपाई, उफ, मेरा सर घूम रहा है। मुझे यूं दिखाई देता है जैसे वो कब्रिस्तान हमारी तरफ आ रहा है। हश, मैं उसे खामोश हो जाने के लिए कहता हूँ। ऐसी बात ना कहो भाई। लेकिन ये मुगली के बस की बात नहीं। वो जोर से छींकता है। कार बंकल के साथ उसे इन्फ्लुएंजा ने भी आ दबाया है।
उसके बिल्कुल जर्द बेरौनक चेहरे पर सुर्ख नोकदार रकीक लुआब से भरी हुई नाक एक अजीब करीह मंजर पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी हमें तंदुरुस्ती की दिलचस्प हिमाकतें महव कर ही लेती हैं। हत्ता कि फिर मुगली एक खौफनाक अंदाज से छींकता है और बहुत से आबी लुआबी जर्रात धूप की किरणों में उड़ने लगते हैं। छींकने से मुगली की रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है और वो दर्द के एक शदीद एहसास से कारबंकल पर हाथ रख लेता है। जूं जूं दर्द कम होता है तो उसकी मुड़ी हुई आंखें और हमारे रुके हुए सांस आहिस्ता आहिस्ता वापस आते हैं। कुछ दम लेने के बाद मुगली कहता है, भाई, क्या हम इन चूड़े वालों, इन ख्वांचा वालों मजदूरों के हमदोश चल सकेंगे? तुम जी मैला ना करो मुगली, मेरा ख्याल है कि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। अशरद लाल पहले ही रूबा सेहत है, लेकिन मैं उन लोगों के शाना बशाना कभी नहीं चल सकूंगा। देखते नहीं मेरी टांग को, बिल्कुल गल ही तो गई है। काश मैं उस गधा के दोष बदोश चल सकूं मुगली। मुझे इस बात की परवाह नहीं, चाहे उसकी तरह मेरी भी एक टांग काट ली जाए। मैं फ़कत ये चाहता हूं कि सेहत की हालत में इस अहाते की दीवार को फांद सकूं। और यूं उन तंदुरुस्त इंसानों के हमदोश चलने की एक ज़बरदस्त ख्वाहिश को पालते हुए हम अपने अपने कमरों का रुख करते हैं और ममूले की मादा, जो कि मिट्टी के एक ढेर पर बैठी हमारे चले जाने का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, फिर उसी मरम्मत तलब दीवार पर अपने अंडों के खोल बनाने के लिए चूना कुरेदने आती है। जब परिंदा परवास के लिए पर तोलता है और अपने पंजे का पिछला हिस्सा ज़मीन पर से उठाकर नशिस्तो परवास की दरमियानी हालत में होता है, उसे सूरत नाहस कहते हैं। बीमार के लिए सूरत नाहस बैठना मायूब और बदशगुनी की अलामत गिना जाता है। हाँ, जो इस दुनिया में से एड़ियाँ उठाकर फ़िज़ाए अदम में परवास करना चाहे, वो बीमार बिला खौफ सूरत नाहस बैठे। खेड़ा मुगली उसी तरह बैठा था। मैंने उसे यूं बैठने से मना किया और हमें दरवाजे से गर्टी आती दिखाई दी। गर्टी हमारी नर्स थी। उसका पूरा नाम मिस गर्ट्रूड बेंसन था, मगर हम में से चंद एक देरीना मरीज उससे इतने मानूस हो गए थे कि उसे उसके ईसाई नाम से बुलाने से जर्रा भर भी तामुल नहीं करते थे। और यह छोटी सी रियायत गर्टी ने खुद दे रखी थी। वो मुझ पर अमूमन और खेड़ा मुगली पर खुसूसन मेहरबान थी। मुगली की उजड़ गंवारू हरकतें गर्टी के लिए बायसे तफरीह थीं। सुर्ख कंबल को एक तरफ सरकाते हुए वो अक्सर मुगली के पास बैठ जाती और उसकी जहलमी तराश के बालों पर अपनी खूबसूरत उंगलियां फेरा करती। जितना वो मुगली को प्यार करती, उतना ही उसे वहम हो जाता कि वो सलामती से बईद है। वो कहता, वो महज मेरी दिलजुई के लिए मुझसे प्यार करती है। मरीज को हर मुमकिन तरीके से खुश रखना उनके पेशे की खुसूसियत है। और फिर गर्टी में जज्बा रहम भी तो बहुत है। वो जानती है कि मेरे दिन बहुत करीब हैं, और फिर इस चेहरे पर यह रूखा फीका तबस्सुम भी कभी रक्स न करेगा। गर्टी, गर्टी, हम दोनों ने पुकारा। शिफा खाने में चंद एक मरीज ऐसे भी थे जिन्हें खाना घर से मंगवा लेने की इजाज़त थी। हम उन खुश नसीबों में से नहीं थे। हमें शिफा खाने की तरफ से बीमारों की ख़ास खुराक मिलती थी। वो खुश नसीब जब खाना खाकर चीनी के बर्तन दूर रख देते और उनमें सालन की जर्दी और रोगन की चिकनाहट दिखाई देती, तो हमारा दिल हमें बगावत के लिए उकसाता। गर्टी के हाथ से हमने खाना छीना, वही रोज़मर्रा का खाना। अगर भूख न होती तो उस खाने से हमें रत्ती भर भी रग़बत नहीं रही थी। बहुत से दूध में थोड़ा सा सागुदाना तैरता हुआ यूं दिखाई देता जैसे बरसात के पानी में मेंढक के सैकड़ों अंडे छोटे छोटे सियाह दागों की सूरत में एक झिल्ली में लिपटे हुए तैरते नजर आते हैं। हमने कहतज़दा लोगों के मखसूस अंदाज से एक ही रकाबी में खाना शुरू कर दिया और गर्टी के कहे की मुतलक परवाह न की। मरीजों की तीमारदारी के लिए आए हुए लोग हमें घूरने लगे। एक सिख और मुसलमान, साथ साथ नहीं, एक ही रकाबी में। वो क्या जाने कि शिफा खाने के अहाते की चार दीवार से बाहर सब कुछ है, मगर यहाँ कोई हिंदू है न मुसलमान, सिख न ईसाई, गौड़ ब्राह्मण और न अछूत। यहाँ एक ही मजहब के आदमी हैं जिन्हें बीमार कहते हैं और जिनकी निजात शिफा है, जिसके हुसूल के लिए वो अपनी तमाम ख्वाहिशात और रही सही कुव्वत सर्फ कर डालते हैं। उस दिन शाम को हमने फिर तंदुरुस्त इंसानों की दिलचस्प हिमाकतों का तमाशा किया। वही हंगामे, वही बेसब्री। सामने एक डबल फ्लाई राउटी खेमे के नीचे चंद एक आदमी दावत उड़ा रहे थे। एक कोने में चंद बोतलें खुली पड़ी थीं। कभी कभी सोडे की बस की आवाज़ आती। वो लोग हंसते थे, चिल्लाते थे,
کیلے اور سنگتروں کے چھلکے ایک دوسرے پر پھینک کر نشانہ بازی کی مشق کرتے تھے، اور اس دعوت کی تمام رونق قبرستان کے بے رونق پس منظر کی وجہ سے زیادہ بارونق دکھائی دے رہی تھی۔ بے شک زندگی کی بہت سی خوشیاں موت کے پس منظر کی رہین منت ہیں، جس طرح اختر شب کی درخشندگی، رات کی سیاہی اور آسمان کے نیلے پن کی۔ کھیڑا مغلی نے یک بیک صورت ناہس سے اٹھ کر ایک کانپتا ہوا پرجوش ہاتھ میرے شانے پر رکھا اور مشکوک انداز سے بولا، بھائی کیا ہم ان لوگوں کے ہمدوش ہو بھی سکیں گے؟ میں کچھ دیر مبہوت کھڑا آسمان پر اڑتی ہوئی چنڈولوں کو دیکھتا رہا، پھر میں نے مغلی سے لپٹتے ہوئے کہا، ہاں مغلی، کیوں نہیں، لیکن تم اس طرح بیٹھا مت کرو۔ پھر کچھ رک رک کر میں نے کہا، کل میری ٹانگ کا آپریشن ہے، گرٹی نے مجھے بتایا تھا، شاید آج یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو، تم ان لوگوں کے دوش بدوش چل سکو گے، اشچرت بھی شفا پا جائے گا، لیکن میں… اور ہم دونوں چپ نمدار آنکھوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر کھیڑا مغلی نے ایک خوفناک چھینک لی۔ دوسرے دن میری ٹانگ کاٹ لی گئی۔ 5ویں دن میری آنکھ کھلی، میں ہل جل نہیں سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کھیڑا مغلی میری پائنتی پر بیٹھا زیر لب کچھ ورد کر رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلتے ہوئے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میں نے اپنے بدن میں کچھ طاقت محسوس کرتے ہوئے اس سے لپٹنے کے لیے کانپتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے۔ میں اپنی ٹانگ کے دکھ جانے سے بلبلا اٹھا اور مغلی اپنے کار بنکل پر زور پڑنے سے۔ مغلی کا کار بنکل اچھا ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں شفا پا کر ہسپتال سے چلا گیا۔ میری غیر حاضری میں میری رفیق زندگی فوت ہو چکی تھی۔ اب ایک شیشم کی سخت سی دوہری لاٹھی میری رفیق زندگی بن گئی تھی۔ پہلی اور اس رفیق زندگی میں فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مجھے اپنی باطونی طبیعت سے نالا رکھتی اور یہ اپنی خاموشی سے نالاں تر۔ اسی لاٹھی کو بغل میں دبائے میں آہستہ آہستہ کام پر چلا جاتا۔ مجھے اپنی ٹانگ کے کاٹے جانے کا چندہ افسوس نہ تھا۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ میں تندرست تو ہو گیا اور اپنی خواہش کے مطابق شفا خانے کے احاطے کی دیوار سے باہر۔ ایک دفعہ میں شفا خانے کے پاس سے گزرا تو میری روح تک لرز گئی۔ اس وقت میرے ساتھی اور بعد میں آئے ہوئے مریض حسرت بھری نگاہوں سے ہماری دلچسپ حماقتوں کو دیکھنے میں محو تھے، اور احاطے کی مرمت طلب دیوار پر 3 ممولے اپنی کاٹ کی دموں کو تھرتھرا رہے تھے۔ میرے خیال میں بڑا ممولہ چھوٹے ممولوں کی ماں تھی، جو ہماری بیماری کے ایام میں اسی دیوار پر اپنے انڈوں کے خول بنانے کے لیے چونا کریدنے آیا کرتی تھی۔ اس وقت میرے سوا ان مریضوں کی تکلیف کو کون جان سکتا تھا؟ میں نے ان لوگوں کی مصیبت پر چند ایک آنسو بہائے۔ مجھے سامنے بساتی کی دکان پر چند نوجوان لڑکیوں کا جمگٹھا دکھائی دیا۔ ان کی ساڑیوں کے پلے اسی طرح بے باکانہ طور پر سر سے اڑ رہے تھے، اور چھت پر چک کے پیچھے پروفیسر کی بیوی اپنی ساڑی کی سلوٹوں کو درست کرتی ہوئی دھندلی دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں ایک مبہم سے احساس کے ساتھ بساتی کی دکان کی طرف بڑھا اور وہاں سے کچھ رنگ دار ریشمی فیتے اپنی لاٹھی کو سجانے کے لیے خریدے اور کچھ غیر مطمئن کھویا کھویا اور لڑکھڑاتا ہوا واپس لوٹا۔ ایک دن میں شفا خانے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا مغلی کا کار بنکل بہت حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ ہاں، اشچرچ کی حالت نازک اور ناقابل بیان تھی۔ اس کے بعد مجھے اپنے ایک افسر کے ساتھ چند ہفتوں کے لیے باہر جانا پڑا۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا، کھیڑا مغلی مجھے کتنا کوستا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی کہا کرتا تھا کہ انسان خود سکھی ہو کر اپنے گزشتہ دکھ اور دوسروں کی تکالیف کو آمدن بھول جایا کرتا ہے۔ ہر چند یہ بات درست تھی، مگر چند ایک مجبوریوں کی وجہ سے میرے معاملے پر عائد نہیں ہوتی تھی۔ واپس آنے پر ایک فرصت کے دن میں شفا خانے گیا۔ گرٹی نے ایک روکھی پھیکی مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ میں ڈر سے سہم گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اشچرج لال 2 دن ہوئے مکمل شفا پا کر اجمیر چلا گیا ہے، مگر گرٹی نے کھیڑا مغلی کی بابت کچھ نہ کہا۔ میں احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا جنرل وارڈ کی طرف گیا۔ برآمدے کے نیچے شفا خانے کے ملازم چند ایک عورتوں اور بچوں کو بلند آواز سے رونے سے منع کر رہے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک کھیڑا مغلی کی ضعیف العمر اور نیم مردہ ماں تھی، جو اپنے بیٹے کی دائمی مفارقت کے غم میں فلک شگاف چیخیں مار رہی تھی۔ پھر اس کی بیوی، بچے۔ برآمدے کے ایک طرف مغلی موت کی میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر میری بغل میں سے لاٹھی گر پڑی۔ میں رو بھی نہ سکا۔ لوگوں نے چپکے سے مغلی کی میت کو اٹھایا، اسے کندھوں کے برابر کیا اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے لے چلے۔